एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शुरू की है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और उसके अंदर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो आप लोगों का है, ठीक है ना, क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स में, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको मैं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है इससे पहले जो हमने लेसन्स के जो इससे प्रीवियस लेसन में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। और आपको नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। ठीक है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो एनुअल एग्जाम होने हैं उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन चैप्टर से आ सकते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। तो आपको उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत प्रैक्टिस की बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरा कॉम्प्रहेंसिवली आपको बताएंगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। और ये अगर आप देखो क्या होता है कि एनुअल एग्जाम से 9th क्लास में होता है और 10th का जो पैटर्न होता है ना वही फॉलो होता है जनरली। ठीक है, पेपर का सेटअप जो है था वैसे ही लगभग होता है। तो उसमें क्या है, 10th क्लास में आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो है वो लास्ट के जो ई सेक्शन के 3 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन का आपको एसेशन रीजन सॉरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आपके जो स्कूल में तो किस तरह से पेपर सेट होता है ये, लेकिन इतना तय है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके वहाँ आएंगे ही आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे, वैसे तो 12 मार्क्स का है एज पर द बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है ना, लेकिन आपके वहाँ कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये थोड़ा सा स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, फिर भी लेकिन आएंगे ज़रूर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, और डरना नहीं है इन चीज़ों से। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो यानी आप नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो ब्रीफली मैं बताऊंगा कि है क्या है। ठीक है, एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है, एक इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपको इंग्लिश और हिंदी में होता है एक अनसीन पैसेज आता है, उसमें आप क्या करते हैं, अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। ठीक है ना, सेम वे ये है, दिस इज द ये एप्लीकेशन पार्ट है मैथमेटिक्स का, यानी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो आपने लेसन में सीखे उसको आप डेली लाइफ में कहाँ यूज करोगे ये हम क्या करते हैं इसमें सीखते हैं। ठीक है ना, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करो, डेली लाइफ में अप्लाई करो। अगर आपने पढ़ लिया कोई कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा थोड़ी ना। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है ना, तो अप्लाई कहाँ करेंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे। इसमें क्या होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया होगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। पहले आपको क्वेश्चन को आपके कॉन्सेप्ट या थीम को पढ़ना है, फिर उसको पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना होगा कि जो भी उसमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसको आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको बार बार वहाँ पर उसमें जाना पड़ेगा पैराग्राफ में। तो आप पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल पार्ट है जिस पर आपको क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो आपको नोट करते जाइए, फिर आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं होगा, पैराग्राफ पढ़ा पता चला आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना विदाउट पैराग्राफ पढ़े ही आप आंसर कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप विदाउट उसके आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना ही है और अच्छी तरीके से समझना है। कोशिश कीजिए कि एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए, नहीं आता है तो आप दोबारा उसको फिर पढ़िए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जरूर नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसको पहले हम सबसे पहले थीम पढ़ेंगे। इस थीम में क्या है, इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, जैसे कि होता है क्लास में इक्वल तो होते नहीं, कोएड जहाँ पर गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ती हैं तो क्या होता है वहाँ पर कुछ गर्ल्स होती हैं कुछ बॉयज होती हैं। गर्ल्स की संख्या जब कम या ज़्यादा होती है या बॉयज़ की वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, if the number of girls is x and the number of boys is y then answer the following question। ठीक है, दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स आपको x लेनी है, नंबर ऑफ बॉयज जो है y लेनी है आपको, और फिर आंसर क्वेश्चन का देना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो अब क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है आपको, एंड नंबर ऑफ बॉयज आप लिख लो ना, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, यही तो लेना है आपको। ठीक है, अब इन क्या है, इसमें कंडीशन एक दी है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स की संख्या ज्यादा है और बॉयज की संख्या कितनी है, कम है, और उनमें डिफरेंस कितने का है, 10 का। यानी मैं क्या करूं,
या तो मैं नंबर ऑफ बॉयज में 10 प्लस कर दूं ऐड, यही तो होगा। सो या फिर मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स में से 10 माइनस कर दूं तो भी वो भी एक्स होगा, तो भी वो भी क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज के बराबर होगा। या फिर क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी नंबर ऑफ डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, और बड़ा हमें पता है क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो बड़े में से यानी x माइनस वाई इक्वल टू 10 होना चाहिए। देखो इसको मैं किस तरह, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 10। एक तो ये लिखोगे आप, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एक ही फॉर्म है, सब में एक ही फॉर्म आएगा, मगर लिखने का तरीका देखो क्या है, या तो ये होगा भाई बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मोर है, यानी x ज्यादा है, और इनका डिफरेंस कितना है, 10 है, एक तो ये भी दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो आप, कि आप नंबर ऑफ बॉयज अगर हैं कितने y, इसमें अगर मैं 10 प्लस कर दूं तो ये दोनों हो जाएंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी वही चीज है। अगर आप इसको देखोगे, ट्रांसपोज करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 ही तो आ रहा है। या फिर तेरे तीसरा तरीका क्या हो सकता था, कि आप नंबर ऑफ गर्ल्स में से x थी उसमें 10 माइनस कर दोगे तो ये भी क्या होगा, ये y के बराबर ही होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स में x में से 10 माइनस, क्योंकि x ज्यादा था ना, इसमें 10 माइनस कर दोगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों इक्वेशन सेम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस क्या है, आपने सिर्फ ट्रांसपोजिशन का ट्रांसपोज कर इधर से उधर करना है आपको, लेफ्ट टर्म का राइट में, लेफ्ट हैंड साइड में डालो, राइट का लेफ्ट हैंड साइड में, बस वही फर्क है। इसको भी देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x y को उधर लाओ 10 को उधर लाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएंगी, एक फॉर्म आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट में आता है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 21 फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब ये तो बहुत आसान हो गया ना, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, यानी इक्वेशन में इसको लेता हूं पहले, ठीक है, नंबर ऑफ आपको क्या निकालना है, गर्ल्स, यानी y निकालना है आपको, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, इसी पर रख देता हूँ, ठीक है, x माइनस वाई, इसी क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। तो नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 21, यानी x तो गर्ल्स था, बॉयज की जगह क्या रख दूँ मैं, y था बॉयज, बॉयज की जगह क्या रख दूंगा 21 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 प्लस 21 इज इक्वल टू 31, ठीक है ना। इसका मतलब फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, x नंबर ऑफ गर्ल्स तो थी 31, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वहां पर, 31 है, राइट, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में कैसे क्या, देखो पढ़ो, इफ देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। थोड़ा ये आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ, यानी देखो x प्लस वाई क्या दिया है आपको, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, अब देखो नंबर ऑफ क्या है, गर्ल्स कितने हैं x और बॉयज कितने हैं y, ठीक है, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने हैं x और बॉयज कितने हैं y। अगर आप बॉयज को वैसे देखो, अगर आप नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं, ठीक है ना, और बॉयज कितने हो जाएंगे x माइनस 10। देखो मैं अगर थोड़ी देर के लिए y नहीं लेता हूँ, ठीक है, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 10 भी लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू x माइनस 10 भी लिख सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x लेता हूँ तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे x माइनस 10, ये x क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, x नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज x माइनस 10, यही तो हो जाएगा, x प्लस x माइनस 10। ये कितने हैं दिया है क्वेश्चन में, देखो 60, कितने बच्चे हैं 60, तो आप इक्वल टू क्या डाल दोगे 60, तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल। तो बस आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60, इसको आप 10 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 70। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 70/2 इज इक्वल टू 35। तो क्या निकालना था आपको, इफ देयर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो नंबर ऑफ, ये तो x क्या था, x ध्यान देना नंबर ऑफ गर्ल्स था, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 10, यानी कितना निकला 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। आंसर 25 आपके बॉयज थे, इसका मतलब भाई गर्ल्स अगर 35 थी, ठीक है, तो बॉयज कितने थे 25, और इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 35 और 25 60 आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। नाउ कम टू और पार्ट।
और पार्ट में देखो क्या कहता है, फाइंड टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और पार्ट को थोड़ा सा अब फाइंड टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ और पार्ट को, इसको डालता हूँ, स्पेस नहीं है। देखो फाइंड टू पॉसिबिलिटीज क्या, ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास एज पर द गिवन कंडीशन, ठीक है। अभी इसको कुछ नहीं दिया आपको, आपको पता लगाना है क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं कंडीशन, दो ही पॉसिबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है ना। बहुत से नंबर सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। प्रोवाइडेड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास शुड बी बिटवीन 40 एंड 60, तो नहीं आपको टोटल स्ट्रेंथ रखनी है 40 से ज्यादा 60 से कम, 40 भी चल जाएगी, 40 से ज्यादा रखो आप, ठीक है, 60 से कम रखो। तो टोटल बच्चे इतने हैं, तो आपको बताना है कि कितने बच्चे, कितने गर्ल्स और कितने बॉयज वहां पर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो केस 1 या मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी 1 लिख देता हूं, ठीक है। क्या हो सकती है, देखो आपको टोटल बच्चे कितने रखने हैं, 40 से ज्यादा 60 से कम। तो अगर मैं सपोज नंबर ऑफ बॉयज वहां पर लेता हूं, ये हिडन ट्रायल मेथड से करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना अभी नहीं है यहाँ पर सिलेबस में, तो आपको ये क्या करना है, हिडन ट्रायल मेथड अंदाजा लगाना है, ठीक है ना, जैसे कि आप करते आ रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज कितने लेता हूँ, इफ आई टेक सपोज कितने लेता हूँ मैं, 16 ले लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे बेटा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 10 मोर है ना, सिंपल सा है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 10 मोर, तो 16 में 10 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको क्या रहना, 40 से कम रख, ज्यादा रखना है और 60 से कम रखना है, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 26 कितना हो गया बेटा, 42 हो गया ना। एक तो पॉसिबिलिटी है, मतलब एक बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हो सकता है नंबर ऑफ बॉयज 16 हो तो नंबर ऑफ गर्ल्स 26 हो, एक पॉसिबिलिटी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं और भी क्या हो, पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन के आपको हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्यूशन पता करना है। बेसिकली क्या है, इक्वेशन बना रखी है ना आपने, तो उसके इक्वेशन के आपको जो इक्वेशन पार्ट 1 में बनाई है उसकी सॉल्यूशन देखना है आपको, कौन कौन से सॉल्यूशन आपको इंटीजर वैल्यू में दे सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स आपको क्या होंगे, इंटीजर वैल्यूज होंगी, यानी नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकते। तो पॉसिबिलिटी 2 क्या होगी बेटा, देखो पॉसिबिलिटी 2 में क्या हो सकती है, भाई नंबर कुछ भी दे सकते हो आप ना, लेकिन ये ध्यान देना है अगर हमारे पास 60 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 40 से कम नहीं आनी चाहिए। अब इससे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, भाई 42 तो आ गया तो कम लेंगे तो कम आएगा ना, ज्यादा ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ सपोज नंबर ऑफ बॉयज ले लेता हूँ 25 या 26 लेता हूँ, ठीक है। 26 में ज़्यादा हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ 21 ले लूँ, 21, ठीक है। तो 21 ले लिया, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज में ले लेता हूँ 21 सपोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर अगर बॉयज 21 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 31, भाई 10 मोर है ना, सिंपली आपको क्या करना है 31 बस। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, प्लस कर दो, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 प्लस 31, 112 यानी ये क्या हो गया 52, दिस इज योर आंसर। तो दो पॉसिबिलिटी आपने क्या निकाल दी भाई, एक तो हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज 16 हो, नंबर ऑफ गर्ल्स 26 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने बताई कि नंबर ऑफ गर्ल्स 21 हो सकते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स सॉरी नंबर ऑफ बॉयज 21 और नंबर ऑफ गर्ल्स 31, दोनों का सम फिर भी 52 आएगा। इट इज लेस देन 60 एंड मोर देन 40 एंड डेफिनेटली इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है ना। तो हमको ये भी ध्यान देना है, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आने को तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन क्या होगा आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू कन्फाइन योर आंसर बिटवीन 40 एंड 60। मतलब तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट बी लेस देन 40 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन या शुड नॉट बी मोर देन 60। ये आपको ध्यान देना है इस बात का आंसर करते समय, ठीक है ना। यही इसमें ट्विस्ट यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने थीम को, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या
थीम क्या है यहाँ पर जो हमको पैराग्राफ दिया वो क्या है, कविता बॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फ्रूट खरीदने कोई लेडी गई है। सी बॉट x kg एप्पल्स एंड y kg ऑरेंजेस, ठीक है, कितने केजी खरीदे उसने, x kg एप्पल्स एंड y kg ऑरेंजेस, राइट। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स कम्स आउट टू बी ₹580, तो दोनों का जो कॉस्ट आया वो कितना आया 580। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, x kg एप्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और y kg ऑरेंजेस, और जो टोटल कॉस्ट आया कितना केजी खरीदा ये नहीं पता, ठीक है ना। हाँ, x kg एप्पल खरीदा है और उसका एक्चुअल में जो है उनका कॉस्ट क्या है ये अभी तक नहीं पता हमारे को, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज ₹120, ठीक है, तो कॉस्ट भी दिया हुआ आपको कितना 120 क्या है x रुपीज पर केजी एप्पल है एंड 1 kg ऑरेंजेस इज ₹50, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल का कितना है 120 और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस कितना है ₹50, ठीक है ना। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसके बेस पर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आंसर करना है आपको, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप पढ़ते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। कैसे देखो, ठीक है। अब फ्रेम, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रेम एन इक्वेशन फॉर द अबव सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन के लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है, आपको जहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही बनेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो कितने केजी खरीदा बेटा उसने x केजी, 1 केजी का दाम कितना है 120 रुपीज, एप्पल कितना खरीदा x केजी और 1 केजी का कितना है 120 रुपीज, तो अगर x केजी खरीदेगा तो कितना हो गया 120 इंटू एक्स, ये तो हो गया किसका कॉस्ट है, ये एप्पल का कॉस्ट है, टोटल एप्पल का भाई देखो x केजी खरीदा ना, x केजी खरीदा और 1 केजी का कितना प्राइस है 120, तो टोटल एप्पल की कॉस्ट इतनी आ गई, लेकिन साथ में उसने क्या खरीदा और ऑरेंज भी खरीदा, ऑरेंज कितना खरीदा y kg और 1 kg ऑरेंज का प्राइस कितना है ₹50, यानी इसको 50 इंटू वाई, इन ये ऑरेंज का कॉस्ट है, ये एप्पल का कॉस्ट है, इन दोनों को मिला के कितना कॉस्ट कर रहा है वो, इन दोनों को मिला के कितना कॉस्ट कर रहा है कि जो उसका उसने पे किया उस लेडी ने, दैट इज 580। तो यही तो इक्वेशन है आपकी, क्या लिखोगे आप, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 120x प्लस 50y इज इक्वल टू 580, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट का हो गया, सिंपल सा है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। लीनियर क्यों है, क्योंकि x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर जानते हैं ना लीनियर क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं, इफ x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, नाउ पुट x is equal to 4 in the above equation, right, तो क्या हो जाएगा 120 into 4 plus 50 into y is equal to कितना हो जाएगा बेटा 580, ये इक्वेशन है ना, बस सिंपली सॉल्व भी तो करना है आपको, तो क्या हो जाएगा देखो 50y is equal to 580, तो इधर ही रहा, माइनस 120 into 4 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 480, ठीक है ना, माइनस 480 कितना हो गया 100, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 100/50 इज इक्वल टू 2 आंसर। समझ में आया, देखो मैंने क्या किया, y दिया है ना, x इज इक्वल टू 4 दिया है तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह मैं इस इक्वेशन में 4 रख दूंगा, 4 रखा 120 into 4 प्लस 50y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 580, अब मैंने क्या किया 50y को यही रखा 580 भी रखा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 480 हो जाएगा, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, दोनों को माइनस किया 100 आया, y इज इक्वल टू 100/50 इज इक्वल टू 2 आंसर, तो वैल्यू ऑफ y निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, देखो इफ y इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 4 देखो कितना है, अगर y इज इक्वल टू 4 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितनी आएगी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 4, ठीक है, आपको सिंपल इसको x की वैल्यू निकालनी है, तो डेसिमल में आए फ्रैक्शन में आए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी आए आपको लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो क्या रखेंगे आप 120x यहाँ इस पर रखेंगे ना, प्लस 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 580,
ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 120x इज इक्वल टू 580, तो ऐसे ही रहा माइनस 50 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 200, कितना हो गया ये इसमें से माइनस करोगे कितना हो गया 083, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना 380 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, और 2 से काटोगे तो 219/6, ठीक है, ये आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका y का आंसर हो गया। नाउ कम टू इसका जो और पार्ट है, इसमें क्या है देखो, और पार्ट में फाइंड वन मोर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट, ठीक है ना। देखो इतने सोल्यूशन निकल गए इस इक्वेशन के x और y की वैल्यू, आपसे कहता है वन मोर सोल्यूशन निकालो विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दीज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इन दीज पार्ट्स, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, हिडन ट्रायल मेथड आपकी अभी, ठीक है ना। अभी की आपको सोल्यूशन आपके वहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है नहीं, तो आपको क्या करना है, हिडन ट्रायल मेथड से अपनाना है, यानी आपको x और y की वैल्यू रख रख के आपको चेक करनी है, जिससे कि दोनों इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन के हो जाए, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, देखो इक्वेशन क्या है आपकी, देखो इक्वेशन क्या है 120x, इसका सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका पता है क्या होता है, 50y इज इक्वल टू 580, सबसे सिंपलेस्ट तरीका उसका क्या है पता है, आप क्या करो, एक को जीरो रख दो, या तो आइदर पुट x इज इक्वल टू 0 और पुट y इज इक्वल टू 0। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा ना पूरा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया तो y की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप y 0 रखते हो तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे बात ना। और फिर x इज इक्वल टू निकाल सकते हो, तो लेट पुट सपोज x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, सो क्या हो जाएगा 0 प्लस 50y, तो ये 0 हो जाएगा ना, फिर इज इक्वल टू 580, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 580 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट लो, फिर 5 से काट लो आप जो भी है, ठीक है ना, कैरी को 58/5 ही रहने दो। तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या रखा आपने 0 एंड y इज इक्वल टू 58/5, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है ना। अगर दूसरा सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड वन मोर सोल्यूशन वेरी इजीली, सोल्यूशन तो बहुत निकाल सकते हो आप इसके, ठीक है ना। सोल्यूशन तो इसके इनफाइनाइट होंगे, एक लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एक और सोल्यूशन आप इजीली निकालना कैसे निकाल सकते हो, पुट y इक्वल टू 0, देन इसमें क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 580/120, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी अनदर सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको लगा मुश्किल, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको एफर्ट करने हैं, ठीक है, आप एफर्ट कीजिए, और आपको एग्जाम में आने हैं, एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको एक प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आपके एग्जाम में जरूर आना है, ठीक है ना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे ही जाएंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, और यही आगे आपके 10th क्लास में भी पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट में भी, साइंस में भी आपके आएंगे, ठीक है ना। तो इसी सेम पैटर्न पर इसी तरह से साइंस में भी ये फॉर्मेट आपका होगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जाने से पहले फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।